हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल नीट यूजी 2020 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 13 सितंबर 2020 को। यहाँ पे हम पेपर का कोड H3 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम इस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका डिफिकल्टी लेवल, उनका एक्सप्लेनेशन और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136, वो हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास जो लिस्ट 1 है उसमें दे रखे हैं CO प्लस H2, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, B2H6 एंड H2O2। जो लिस्ट 2 है उसमें आपके पास दे रखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। थर्ड दे रखा है सिंथेसिस गैस और फोर्थ दे रखा है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब एक बार मैं इसके ऑप्शन भी बता देता हूं आपको, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन सेज A1, B3, C2 एंड D4। सेकंड ऑप्शन सेज A3, B1, C2 एंड D4। थर्ड ऑप्शन सेज A3, B2, C1 एंड D4। फोर्थ ऑप्शन सेज A3, B4, C2 एंड D1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी ए की करेक्ट मैचिंग है थर्ड, बी की करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट, सी की करेक्ट मैचिंग है सेकंड एंड डी की करेक्ट मैचिंग है फोर। अब ये आया कहां से और कैसे हुआ, तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहली बात, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैसेस इज नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं कि जो CO गैस और H2 गैसेस का जो मिक्सचर है उसे हम वाटर गैस बोलते हैं या सिंथेसिस गैस बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो वाटर की टेम्पररी हार्डनेस होती है वो होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दैट मींस द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज MgHCO3 होल ट्वाइस एंड CaHCO3 होल ट्वाइस। ओके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए डाइबोरेन की बात करें। डाइबोरेन दैट इज B2H6, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो आप देख सकते हैं B2H6 में देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरोन एटम। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है किसके बारे में? H2O2 के बारे में। H2O2 एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। H2O2 क्या है? एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल जिसमें आपको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये H2O2 की स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 136 था उसके चारों ऑप्शन को, चारों जो पॉइंट्स दे रखे थे लिस्ट 1 में, उसको लिस्ट 2 के साथ मैच करते हुए हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 की। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 137 की। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स की जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन से हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड ऑप्शन से माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स, third option says plus R effect of CS3 groups and fourth option says minus R effect of CS3 groups। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है जिस वजह से ऐसा होता है वही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखें तो अभी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि CS3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट तो होता नहीं है। प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं कोई कॉन्जुगेट सिस्टम हो या बेंजीन रिंग हो तब। तो ऑप्शन के हिसाब से भी जो आंसर सेट हो रहा है वो है फर्स्ट। एक बार इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं फर्स्ट कैसे आया। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देख पाएंगे जो कार्बोकेटाइन है उसके आगे 3 अल्फा कार्बन है जिनसे टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की बात करें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के आगे 2 कार्बन हैं, 2 अल्फा कार्बन है जिनमें टोटल मिला के 3+2 मिला के 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होती है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ही ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. So the stability of carbocation is directly proportional to number of alpha hydrogen atom, which is directly proportional to number of conjugating structures. So more the number of alpha hydrogen atoms, more will be the number of conjugating structures. जितने ज्यादा alpha hydrogen atom होंगे उतनी ही ज्यादा conjugating structure बनेंगी. And more will be the hyperconjugation effect, और hyperconjugation effect भी उतना ही ज्यादा होगा. And more will be the stability of carbocation, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हो गया कि जो सेकेंडरी ब्यूटिल टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसकी स्टेबिलिटी को कौन एक्सप्लेन कर रहा है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, अब आगे देखिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 138 रेडॉक्स रिएक्शन से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए. व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपसे पूछा गया कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है. रिएक्शन है CH4 gaseous plus 4Cl2 gaseous, it gives CCl4 liquid plus 4HCl gaseous. आपके पास ऑप्शन है 0 to -4, +4 to -4, 0 to +4 एंड -4 to +4. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि -4 से +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है कार्बन की. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा कि रिएक्टेंट में जो CH4 है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और प्रोडक्ट में जो CCl4 है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. तो देखिए, सबसे पहले जो हम स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया X, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स हैं तो 4 हो जाएगा, और क्योंकि हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल का नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, क्योंकि उस पे नेट चार्ज 0 है, तो हम क्या बोल देंगे x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -4, यानी कि जो CH4 है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4. अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है CCl4, तो सेम यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे. हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है बिकॉज इट इज एन हेलोजन, तो हम क्या कहेंगे x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x कम्स आउट टू बी 4. ओके, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि जो CCl4 जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4. तो आप देख सकते हैं कि जब CH4 से CCl4 बन रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 में चेंज हो रहा है, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की. ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या देगा. आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सेज अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, सेकंड ऑप्शन सेज बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन सेज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, एंड फोर्थ ऑप्शन सेज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपके पास हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा. ये फैक्ट है, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ रखा है. इनफैक्ट ये रिएक्शन आपके सरफेस केमिस्ट्री में भी आ रखी है, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी आप बात करते हैं, और बहुत सारी जगह आप इसको पढ़ते भी हैं, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स. तो आपको अच्छे से मालूम है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है. हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे ऑब्टेन होंगे. पहला होगा अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होगा बीटा डी फ्रक्टोज. ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 140 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए. द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज, Cr+2 आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा. आपके ऑप्शन है 2.84 बोर मैग्नेटॉन, 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 4.90 बोर मैग्नेटॉन एंड 5.92 बोर मैग्नेटॉन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज 4.90 बोर मैग्नेटॉन इज द करेक्ट आंसर. अभी कैसे आया, तो देखिए सीधी सी बात है, आपके पास सबसे पहले दे रखा है क्रोमियम, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1. क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रोमियम +2 आयन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम +2 आयन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4 4s0.
अब 3d4 है तो आपको अच्छे से मालूम है कि 3d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसके अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 4d ऑर्बिटल में अरेंज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे 4। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हियर एन इज 4। तो जब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा। सो इट विल बी अंडर रूट 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो अंडर रूट 4 इंटू 6 बोर मैग्नेटॉन, 4 6 24, तो अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटॉन, विच ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। यानी क्रोमियम प्लस 2 आयन का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 141 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं O2, He2, Li2 एंड C2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए अच्छे से। तो देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अ मॉलिक्यूल और स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इफ इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीसीज जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल क्या होता है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो He2 मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का? हाफ Nb माइनस Na। What is Nb? Number of electrons in bonding molecular orbital. What is Na? Number of electrons in anti-bonding molecular orbital. आप देख सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ, जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2, क्योंकि Nb में भी इलेक्ट्रॉन 2 है, Na में भी इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब Nb की वैल्यू भी 2 है और Na की भी इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो 0 अपॉन 2 कम्स आउट टू बी 0। Hence the bond order of He2 molecule is 0. Therefore He2 molecule do not exist in nature. Okay students, बात समझ में आ गया आपको? तो जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 142 जो है वो क्वेश्चन है आपके ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट से, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। Which of the following oxo acids of sulfur has OO linkage, that is peroxide linkage? कौन से oxo acid of sulfur में present है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन says H2O2O7 which is called as pyrosulfuric acid. Second option says H2SO3 which is sulfurous acid. Third option says H2SO4 which is sulfuric acid, and fourth option says H2S2O8 which is peroxo disulfuric acid. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि H2S2O8 जो होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जिसे हम मार्शल एसिड भी कहते हैं, उसके अंदर पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक बार हम चारों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 का स्ट्रक्चर। इसके अंदर S, दो सल्फर एटम है, दो S डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ होंगे, दो S डबल बॉन्ड O यहाँ होंगे, यानी टोटल मॉलिक्यूल में 4 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड होंगे और 2 OH बॉन्ड होंगे और एक SOS बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी OO बॉन्ड और पेरोक्साइड लिंकेज नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें SOS बॉन्ड है। ठीक है, अब एक बार बाकी एसिड्स की भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सल्फर के पास एक लोन पेयर है और एक S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है और 2 OH बॉन्ड सल्फर से अटैच है। यहाँ पे दो सल्फर एटम है ही नहीं, तो यहाँ पे SOS या SOOS बॉन्ड की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा। थर्ड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर के पास 2 OH बॉन्ड है और 2 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। यहाँ पे भी दो सल्फर एटम नहीं है, इसलिए ना तो SOS बॉन्ड है ना SOOS बॉन्ड है, तो इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें H2S2O8 दैट इज मार्शल एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको।
इसके अंदर दो सल्फर एटम प्रेजेंट हैं जिनमें दोनों पे OH OH बॉन्ड भी है, S डबल बॉन्ड O भी दोनों सल्फर एटम पे हैं और इन दोनों के बीच में OO बॉन्ड भी प्रेजेंट है जिसे परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज या OO लिंकेज भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4, दैट इज H2S2O8 peroxide disulfuric acid also known as Marshall acid has peroxide linkage. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 143 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब क्या कह रहा है ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए जो लिगेंड्स होते हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। आपके सामने दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है साइनाइड, ऑक्सलेट, थायोसाइनाइड, फ्लोराइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड ऑप्शन सेज थायोसाइनाइड, फ्लोराइड, ऑक्सलेट एंड साइनाइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, thiocyanide, fluoride, cyanide, oxalate in the increasing order, and fourth option says fluoride, thiocyanide, oxalate and cyanide in the increasing order. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ होती है थायोसाइनाइड आयन की, फिर उससे ज्यादा फ्लोराइड आयन की, फिर उससे ज्यादा ऑक्सलेट आयन की और सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होती है साइनाइड आयन की। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या उस सीरीज के अंदर सीक्वेंस क्या है, सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ होती है आयोडाइड की, उससे ज्यादा ब्रोमाइड की, फिर थायोसाइनाइड, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट और वाटर। वाटर और वाटर से पहले जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं जिनकी वीक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, उसके बाद जो आइसोथायोसाइनेट, ईडीटीए, अमोनिया, एथिलीन डायमीन, साइनाइड और सीओ दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बोनिल लिगेंड जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको एक पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, आई बारात थायोकीकल, सर फिरे हाइड्रो ऑक्सो पानी में, नाचे इतना की नजारा इनका शायद ही कोई भूल पाए। अब एक बार इसको मैच कर लें, आई बारात थायोकीकल, आई बारात थायोकीकल, सर फिरे हाइड्रो ऑक्सो, सर फिरे हाइड्रो ऑक्सो, ठीक है, पानी में, पानी में H2O, नाचे इतना, नाचे इतना कि नजारा इनका, नजारा इनका शायद ही कोई, शायद ही कोई भूल पाए। ओके, तो इस तरह से इस सीक्वेंस से आप ये पूरी सीरीज लर्न कर सकते हैं। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है और कैसे आप ऑर्डर को अरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है जरा देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द नंबर ऑफ फैराडे एफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 is, atomic mass of calcium is given 40 ग्राम per mole. The options are 4, 1, 2, 3. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि 1 फैराडे चार्ज आपको चाहिए 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करने के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम कैसे बनता है, तो कैल्शियम +2 आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वहां से कैल्शियम का फॉर्मेशन होगा। यानी कि कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए जो कि कैल्शियम आयन से होना है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, यानी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 2। अब हम जानते हैं, वी नो दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे चार्ज। यानी हम अच्छे से जानते हैं फैराडे चार्ज की डेफिनेशन से कि किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट के इक्वल मास डिपॉजिट होता है जब आप 1 फैराडे चार्ज देते हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज देने पर किसी सब्सटेंस का उतना ही मास डिपॉजिट होगा जितना कि उसका इक्विवेलेंट मास है। अब पहले हम कैल्शियम की जब बात कर रहे हैं तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40/2 दैट इज 20। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम क्या आएंगे, गिवन मास ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम।
क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वी हैव 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कितने आ गए 20, जो कि मास गिवन है, इक्विवेलेंट मास भी कितना है 20, तो 20 by 20 आ गया 1। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 145 जो है वो अल्कोहल चैप्टर से और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा देखिए, इजी क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव, यानी कि एसीटोन की रिएक्शन मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराने पर और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आपके ऑप्शंस हैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल आपको फॉर्म होगा एज ए प्रोडक्ट। अब कैसे होगा, तो हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट है एसीटोन, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, जिसमें कि C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O की तरफ ज्यादा रहेगी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। जब हम बात करें दूसरे रिएक्टेंट की, तो दूसरा रिएक्टेंट है मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgCl, मैग्नीशियम मेटल है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 ग्रुप पे, अल्काइल ग्रुप पे ज्यादा रहेगी। तो CH3 ग्रुप जाके कहां जुड़ेगा, C पे, और MgCl कहां जुड़ेगा, O पे। तो आपके पास एक एडक्ट फॉर्म हो जाएगा जिसमें C पे CH3 जुड़ गया और O माइनस के साथ MgCl जुड़ गया। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराने से OMg बॉन्ड, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। O पे माइनस चार्ज है, वाटर से H प्लस ले लेगा, Mg पे प्लस चार्ज है, वाटर से OH माइनस ले लेगा, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जब आप कोई कीटोन लेते हैं, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हैं, तो एक टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो टर्शरी अल्कोहल है और एसीटोन एक कीटोन है। ओके, और यहाँ पे सारे कॉमन नेम दे रखे हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। क्वेश्चन नंबर 146 जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। आपके सामने कुछ सब्सटेंसेस के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा कैटायनिक डिटर्जेंट है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सोडियम डोडासिल बेंजील सल्फोनेट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सोडियम लॉरेल सल्फोनेट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सोडियम स्टीरेट और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो है वो एक कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम उसको एक्सप्लेन करके भी समझ पाए, एक्सप्लेनेशन से भी, कि भाई आप कैसे किसी डिटर्जेंट को पहचानेंगे कि वो कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो क्या कहा हमने, कैटायनिक डिटर्जेंट आर दो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स विच आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड एज एनायंस। यानी कैटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो एक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं जिनको आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे, जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं जो अमीन से बनते हैं। और वो किसके साथ होंगे, जब सॉल्ट्स कह रहे तो उसमें टू पार्ट्स हो गए, केटायन और एनायन। तो केटायन तो कौन हो गया, अमोनियम सॉल्ट का अमोनियम आयन, क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो अमीन से बनेंगे। और उसका जो एनायन होगा जिसके साथ सॉल्ट बनेगा वो है एसीटेट्स, क्लोराइड और ब्रोमाइड्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा यहाँ पे, कैटायनिक पार्ट पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। कैटायनिक पार्ट जो होता है उसमें क्या होगा, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी और पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन एटम पे, क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये। सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड की जब हम बात करें, उसका फॉर्मूला होता है C19H42N plus Br minus is a popular cationic detergent which is used in hair conditioners। जो हम सेटल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड की बात करें, ये एक पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट है जिसको हेयर कंडीशनर्स में यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है C19H42N plus Br माइनस। इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है CH3CH2 होल 15। क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका एनायन है ब्रोमाइड, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 147 जो है वो आपसे पूछा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट से, एक इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा देखिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। ठीक है, यानी कि जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है CrO4-2 आयन में और Cr2O7-2 आयन में वो सेम नहीं है। दूसरा, Cr+2 जिसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 which is having D6 कॉन्फ़िगरेशन इन वाटर। यानी कि जब हम वाटर में बात करें तो Cr+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Fe+2। थर्ड देखिए, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल्स में और उनके कंपाउंड्स में एक कैटालिटिक एबिलिटी पाई जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, क्योंकि उनमें एबिलिटी है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अडॉप्ट करने की, साथ ही साथ उनमें एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स बनाने की। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ मेटल्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन तब होगा जब किसी मेटल के क्रिस्टल लैटिस में स्मॉल एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आके ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO4-2 आयन में और Cr2O7-2 आयन में सेम नहीं है, ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो फिर सही स्टेटमेंट क्या है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CrO4-2 आयन में और Cr2O7-2 आयन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड मेथड से। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले CrO4-2 आयन के अंदर x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +8 -2, x इक्वल टू +6। ओके, अब इधर देखिए Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन की बात कर लें तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, 2x minus 14 is equal to -2, 2x equal to 14 minus 2, 2x equal to 12, x equal to 12 upon 2 which comes out to be 6। तो हमने क्या देखा, hence the oxidation state of chromium in CrO4-2 and Cr2O7-2 are the same, they are not different, hence the statement 1 is incorrect। okay students, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 जो है वो आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में से प्रिपरेशन मेथड, उनकी प्रॉपर्टीज से, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से, हाइड्रोकार्बन यूनिट में से एल्केन चैप्टर के प्रॉपर्टीज से पूछा गया है वुड्स रिएक्शन के बारे में। क्या कह रहा है जरा देखिए, इजी क्वेश्चन है, अगर आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आपके सामने कुछ एल्केन्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि वुड्स रिएक्शन से कौन सी एल्केन अच्छी क्वांटिटी में गुड यील्ड में ऑब्टेन्ड नहीं की जा सकती। आपके ऑप्शन है एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन एंड एन हेप्टेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज एन हेप्टेन। ठीक है, अब पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, Wood's reaction is used to prepare symmetrical alkanes by the reaction of alkyl halides with sodium metal in presence of dry ether। यानी कि Wood's reaction में सबसे पहली बात symmetrical alkanes फॉर्म होते हैं। किसके बीच में रिएक्शन होती है, एल्किल हलाइड्स के बीच में। किसके साथ होती है, सोडियम मेटल के साथ होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो अगर मैंने जैसे लिया है एल्केन, एल्किल हलाइड लिया है R1X इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो R1 हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। सिमेट्रिकल एल्केन का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, ऑड नहीं होते हैं। तो जिस एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसे सिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं, और उन्हीं का प्रिपरेशन के लिए वुड्स रिएक्शन को यूज किया जाता है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी तो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने दोनों सेम एल्किल हैलाइड लिए थे, लेकिन अगर हम दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं तब क्या होता है। But if two different alkyl halides are used, then a mixture of alkane is obtained
whose separation is very difficult. Hence, these alkane cannot be obtained in good yield by Woods reaction. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स यूज करते हो तो आपके पास एल्केन का एक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है जिसका सेपरेशन डिफिकल्ट है। इसीलिए ऐसे अल्केन्स आपको अच्छी क्वांटिटी में गुड यील्ड में वुड्स रिएक्शन से नहीं मिल सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया ब्रोमोएथेन का, अब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं आपने ब्रोमोएथेन लिया है, इधर भी ब्रोमोएथेन है, दोनों ही सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो ऑब्वियसली आपके पास एन ब्यूटेन मिलेगा। और एन ब्यूटेन क्या है? सिमेट्रिकल एल्केन। तो पहला ऑप्शन जो आपके पास दे रखा था एन ब्यूटेन, वो तो एक सिमेट्रिकल एल्केन है। वो कैसे मिलता है? वो मिलता है ब्रोमोएथेन से। और आप देख सकते हैं दोनों ही ब्रोमोएथेन है, सेम एल्किलाइड है, तो एन ब्यूटेन आपको यहाँ पे गुड यील्ड में मिलेगा। अब एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं ऑप्शंस भी। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन की जब रिएक्शन कराएंगे सोडियम और ड्राई ईथर के साथ तो आपके पास एन हेक्सेन बन जाएगा। तो एन हेक्सेन में भी आप देख सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ये भी सिमेट्रिकल एल्केन है, ये भी वुड्स रिएक्शन से गुड यील्ड में मिल जाएगा। जब आप 2 ब्रोमोप्रोपेन लेते हैं, उसके 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन बन जाएगा। ये भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है क्योंकि इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन जब हम बात करें एन हेप्टेन की, तो एन हेप्टेन कांट बी मेड इन गुड यील्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन सिंस इट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसीलिए इसको वुड्स रिएक्शन से गुड यील्ड में ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है। देखो ऑब्टेन तो कर सकते हैं लेकिन गुड यील्ड में नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सचर का सेपरेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहा है। यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए which will decompose to form B. B when passed through copper plus 2 aqueous solution, copper plus 2 aqueous, deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? यानी यूरिया जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कंपाउंड ए बनेगा जो डिकम्पोज होके कंपाउंड बी बनाएगा। बी को जब आप कॉपर प्लस टू एक्वस में पास करेंगे तो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा कंपाउंड सी का। आपसे पूछा गया है कि कंपाउंड सी का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन सेज CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, सेकंड ऑप्शन सेज CuSO4, थर्ड ऑप्शन सेज CuNH3 होल 4 प्लस 2 एंड फोर्थ ऑप्शन सेज CuOH होल ट्वाइस। अब हम इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज CuNH3 होल 4 प्लस 2 इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द सी। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आपने लिया यूरिया NH2CONH2, इसकी रिएक्शन आपने कराई H2O के साथ। तो सबसे पहले जो कंपाउंड ए फॉर्म होगा वो है अमोनियम कार्बोनेट। जब आप अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपके पास कहा गया कंपाउंड बी फॉर्म होगा विच इज अमोनिया गैस। साथ में बाई प्रोडक्ट जो है वो CO2 और H2O निकल जाएंगे। अब आपसे कहा गया कि बी रिएक्शन करता है कॉपर प्लस टू एक्वस के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, CO2 और वाटर कॉपर प्लस टू एक्वस से रिएक्शन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो कंपाउंड बी फॉर्म हो रहा है डिकम्पोज होने पर ए से, वो है अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस को जब आप कॉपर प्लस टू एक्वस में पास करते हैं तो आपके पास बनता है टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड कैटायन विच इज अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन CuNH3 होल 4 प्लस 2 आयन। और यही है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड सी विच इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अब हम मतलब थर्ड आंसर हो गया जिसमें CuNH3 होल 4 प्लस 2 आयन की बात कर रखी है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 150 पे। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। क्या कह रहा है जरा देखिए। The freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is. आपको बताना है राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का दे रखा है, मतलब सॉल्वेंट बेंजीन है जिसका Kf वैल्यू है 5.12। आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना आएगा सॉल्यूशन के लिए जिसकी मोलालिटी है 0.078 m। ठीक है, आपको ये आंसर देना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए अब इसमें क्लियरली बोल रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर का इसमें कोई चक्कर नहीं है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से 0.60 के, सेकंड ऑप्शन से 0.20 केल्विन, थर्ड ऑप्शन से 0.80 केल्विन एंड फोर्थ ऑप्शन से 0.40 केल्विन।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 यानी कि 0.40 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। अभी कैसे आया तो हम अच्छे से जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। केएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और एम क्या है? मोलैलिटी। केएफ क्वेश्चन में गिवन है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। एम भी क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन की मोलैलिटी विच इज 0.078 एम। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा टीएफ आएगा 0.399 केल्विन। जब हम इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो डेल्टा टीएफ आएगा 0.40 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में हमने नीट 2020 के क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस किया और हमने इन सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर, एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं इन सबको डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।